Today we will discuss the presentation skills. In previous lecture we have discussed the speaking skill और उसकी कुछ basic types को discuss किया था कि कुछ major skills को discuss किया था जो कि अब presentation से related थी. ठीक है, जैसे कि presentation आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग इस चीज़ को experience भी किया हुआ है आप सब लोगों ने कि इसमें प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप लोग बोलते हो, स्पीच देते हो एंड स्पीकिंग स्किल इज स्पीकिंग जो स्पीकिंग स्किल है उसमें भी आप वोकल परफॉर्मेंस दे रहे होते हो, आप अपनी स्पीच को यूज़ करते हुए कुछ भी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे होते हो. तो जो प्रेजेंटेशन है या प्रेजेंटेशन स्किल है वो स्पीकिंग स्किल की एक सब स्किल भी कंसीडर की जाती है. प्रेजेंटेशन को स्पीकिंग स्किल की सब स्किल या उसकी एक टाइप कंसीडर किया जाता है जिसके थ्रू आप स्पीच देते हो या फिर आप बोल के कुछ भी इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हो. तो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन को देखते हैं. प्रेजेंटेशन क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट अ प्रेजेंटेशन इज जनरली अ स्पीच और वोकल परफॉर्मेंस. आप वोकली जो भी कुछ बोलते हो, परफॉर्म करते हो, प्रोड्यूस करते हो साउंड्स को और जो भी कुछ बोलते हो वो प्रेजेंटेशन कहलाता है. बिकॉज आप कुछ कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी ऑडियंस के सामने कुछ भी प्रेजेंट कर रहे होते हो तो वो प्रेजेंटेशन कहलाती है. Second point is that a presentation is where you should your knowledge, you show your knowledge on a particular subject. You might be able to choose your topic, or maybe you have been given something to talk about the audience. मीन्स के जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो उसमें इट्स पॉसिबल कि आपको कोई टॉपिक सजेस्ट किया जाए या आपको कोई टॉपिक असाइन किया जाए जिस पर आपने इंफॉर्मेशन को या अपने आइडियाज़ को कन्वे करना है. ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप वो टॉपिक खुद से चूज़ करें. तो दोनों तरह से हो सकता है. प्रेजेंटेशन में आप खुद से भी कोई टॉपिक चूज़ कर सकते हो जिस पर आपने इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है या जिसके बारे में भी आपने बात करनी है ऑडियंस के साथ. या फिर हो सकता है कि आपकी अथॉरिटीज़, आपके जैसे क्लासरूम में टीचर आपको असाइन करता है कि आपने इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देनी है. तो या तो आप खुद से टॉपिक चूज़ करते हो या फिर आपको असाइन किया जाता है. मीन्स के प्रेजेंटेशन में एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिससे रिलेटेड आपने नॉलेज को शेयर करना होता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है ऑडियंस तक. देन थर्ड पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन इज अ शॉर्ट टॉक ऑन अ टॉपिक. एक शॉर्ट टॉक होती है, बहुत लंबी बात नहीं करते हो बिकॉज आपने टॉपिक को चूज़ किया और उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपने कन्वे करनी है. तो प्रेजेंटेशन इज अ शॉर्ट टॉक. In a presentation, one or more students give a talk and present views on a topic based on their readings or research. कल हमने बात की थी कि जो स्पीकिंग होती है वो प्री प्लान भी होती है और सडन भी हो सकती है. हो सकता है आपको पहले से पता हो कि आपने इस टॉपिक पर कुछ भी बोलना है तो वो प्री प्लान्ड होगी, आप उसकी रिहर्सल भी करोगे. फिर ऑब्वियसली अगर वो प्री प्लान्ड है, आपको पहले से पता है, तो फिर आप उससे रिलेटेड बहुत सारी रीडिंग्स भी करके आते हो, बहुत सारा रिसर्च वर्क भी करते हो, फाइंड आउट करते हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को और फिर उसको प्रेजेंट करते हो. ठीक है, और अगर वो सडन है तो फिर आप उस सूरत में आप कुछ भी रिसर्च नहीं करते हो, बल्कि हो सकता है उससे रिलेटेड जो बात आपने सडनली सुनी है स्पीकर से और उसी के आंसर में आप कुछ भी उसको डिफाइन कर रहे हो. या फिर कोई भी नॉलेज ऑलरेडी आपके माइंड में है, आपने उससे रिलेटेड कुछ ऐसा सर्च नहीं किया है कि आपने ये प्रेजेंटेशन देनी है, उससे रिलेटेड आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ नॉलेज है और उसी को आप शेयर करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे प्री प्लान और विदाउट प्रिपरेशन वाले दोनों पॉइंट्स भी आ जाएंगे. जो प्रेजेंटेशन होती है अगर वो प्री प्लान है तो आप अच्छे से उस पर रिसर्च करते हो, अच्छे से रीडिंग्स करते हो उस टॉपिक से रिलेटेड और उससे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको आप प्रेजेंट करते हो. और एक प्रेजेंटेशन में दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक बंदा प्रेजेंट कर रहा है कुछ टॉपिक, या फिर दो या ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं. जैसे कि क्लास प्रेजेंटेशन में ग्रुप प्रेजेंटेशन होती हैं. ठीक है, एक टॉपिक 3 स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल डिवाइड कर दिया टीचर ने, उनको असाइन कर दिया है, तो वो तीनों स्टूडेंट्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप प्रेजेंटेशन देंगे, तो वो एक से ज़्यादा हो जाएंगे. तो एक स्टूडेंट भी, एक पर्सन भी, एक इंडिविजुअल भी प्रेजेंटेशन दे सकता है और एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो. So this is a presentation. And what is presentation skills? Presentation skills are the skills that give us the ability to present views and communicate effectively on a particular subject in effective way. जब हम स्किल की बात करते हैं दैट मीन्स कि हम कोई चीज़ इफेक्टिव वे में कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं
तो प्रेजेंटेशन स्किल क्या है? ऐसी स्किल है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपने आइडियाज को और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो इन एन इफेक्टिव वे। कि ये प्रेजेंटेशन की कुछ डेफिनेशंस थे, कुछ पॉइंट्स थे प्रेजेंटेशन स्किल से रिलेटेड। नाउ वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होते हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट। जिस भी टॉपिक पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपका कंटेंट क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आपका पर्पस क्या है उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का, और अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस आपका पर्पस क्या है। क्योंकि आपके ऑडियंस की बेस पर आपके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो सकते हैं। अगर आप क्लासरूम में किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो मे बी आपके ऑब्जेक्टिव्स और हों, और अगर उसी टॉपिक पर आप प्रेजेंटेशन किसी और सिचुएशन में दे रहे हो, किसी और सिनेरियो में दे रहे हो, तो हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स और हों। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस आप और अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक आपने ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज करना है, आपने गोल्स को फिक्स करना है। ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल, कि आपका मकसद क्या है इस प्रेजेंटेशन को या इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का, दैट शुड बी क्लियर। और आप जो भी कंटेंट यूज कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में, दैट शुड बी लॉजिकल, दैट शुड बी सिंपल एंड दैट शुड बी क्लियर, जो कि आपके ऑडियंस को इजीली समझ में आ जाए। सिंपल हो, क्लियर हो और उसका कोई सेंस बन रहा हो, वैलिड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है कि आपने आपका जो कंटेंट है वो सही हो, वो लॉजिकल हो, सिंपल हो, क्लियर हो, और जो ऑब्जेक्टिव्स आप यूज कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में वो बेनिफिशियल हों आपकी ऑडियंस के लिए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उनकी वांट्स के अकॉर्डिंग हो। वो किस लिए इस इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, वो अगर आपको वो सुन रहे हैं तो उसका कोई पर्पस है। या हो सकता है वो उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए उस टॉपिक को सुन रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन को सुन रहे हो। तो आपने ऑडियंस की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी वांट्स के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को सेट करना है, और जो भी कंटेंट ऐड करना है वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग करना है। अब जब हम क्लासरूम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आप लोग किसी टॉपिक, कोई टीचर आपको कोई टॉपिक असाइन करता है और उस पर आप प्रेजेंटेशन देते हो, तो आप इस सूरत में जब आपकी प्रेजेंटेशन प्री प्लान्ड है, आपको पहले से पता है कि आप इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तो आप अपनी ऑडियंस को प्री असेस कर सकते हो, कि आप पहले से देख सकते हो कि आपकी ऑडियंस को इस टॉपिक से रिलेटेड कितना नॉलेज है और कितनी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा उसमें ऐड करनी है जो कि आपकी ऑडियंस के नॉलेज में इजाफा करेगी। तो आपने अपनी ऑडियंस को प्री असेस कर लेना है। और विद इन क्लासरूम जब हम बात करते हैं तो आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके क्लास फेलोज हैं और आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो, जिससे आप ये जज कर लोगे, ये चीज़ एनालाइज कर लोगे कि उनको इस टॉपिक से रिलेटेड कितना नॉलेज है ऑलरेडी और कितना उनको नॉलेज चाहिए। फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन के गोल्स जो है फाइनलाइज कर लोगे, और जो कंटेंट आपने ऐड करना है, जो मटेरियल आपने ऐड करना है, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का मटेरियल आप ऐड करोगे तो वो बेनिफिशियल होगा आपकी ऑडियंस के लिए। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को फाइनलाइज करना है, और आपने जो कंटेंट ऐड करना है अपनी प्रेजेंटेशन में वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ योर ऑडियंस होना चाहिए। देन सेकंड एलिमेंट है यूजफुल टू योर ऑडियंस। अगेन वही पॉइंट कि जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में, वो आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग उनके लिए वो यूजफुल होनी चाहिए। और ये चीज़ भी प्री असेसमेंट के थ्रू ही हो सकती है, कि आपको जब तक पता नहीं होगा कि आपकी ऑडियंस के पास उस टॉपिक से रिलेटेड कितना नॉलेज है और क्या चीज़ आपने उनको डिलीवर करनी है, ऐसा ना हो कि वो चीज़ जो ऑलरेडी उनको पता है आप वही चीज़ उनको डिफाइन कर रहे हो, तो फिर वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, उनके लिए यूजफुल नहीं होगी। तो उसके लिए प्री असेसमेंट वाला जो पॉइंट है वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए ऑडियंस के हिसाब से, कि आपको समझना इस चीज़ को आप एनालाइज कर पाओ, वैल्यूएट कर पाओ कि आपकी ऑडियंस को किस तरह का नॉलेज चाहिए, कौन सा नॉलेज है जो उनके लिए यूजफुल होगा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए ऑडियंस से पूछ सकते हो, अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर आप क्लासरूम में दे रहे हो तो पूछ सकते हो,
ठीक है, या फिर जिस भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप रीअसेस कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, देन डेफिनेटली आप कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी ऑडियंस के लिए वो प्रेजेंटेशन जो आप देने वाले हो वो यूजफुल है या नहीं। Then third point is well rehearsed and be prepared. अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने वाले हो तो आप उसको अच्छे से रिहर्स करें, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। और उसमें जो भी आप सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव्स प्रिपरेशन जब आपने करनी है, ऑब्जेक्टिव्स को आपने क्लैरिफाई करना है कि अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस जो चीज़ उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग है उसको आपने फोकस करते हुए आपने अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स को जो है उसको मैनेज कर लेना है, उसको फॉर्म कर लेना है ऑब्जेक्टिव्स को। देन आपने उसमें जो भी मटेरियल ऐड करना है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर वे में आप उसमें मटेरियल ऐड करें, उस चीज़ की अच्छी प्रिपरेशन रखें। देन आपने जो भी प्रेजेंटेशन देनी है आपने उसकी अच्छे से रिहर्सल करें, ठीक है। और रिहर्सल या फिर प्रैक्टिस उसके बहुत सारे वेज हैं। आप लोग बताएं कौन कौन से वेज हैं, किन वेज के थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी होंगी डेफिनेटली। तो आप लोग डिफाइन कीजिए, शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि किस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस को। जी कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैम पहले जो भी कंटेंट आपके पास होता है उसके बारे में डीपली सारे नॉलेज इकट्ठा करते हैं, फिर उसको रिहर्सल बार बार करते हैं। या तो आप किसी के सामने बोल के देखते हैं या आप मिरर ले लेते हैं, उसके सामने बार बार ट्राई करके देखते हैं कि आपको सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से ट्राई करते हैं। ओके दैट्स गुड। अक्सर आपने खुद ट्राई किया हुआ है मिरर वाला जो मेथड है? जी मैम, ट्राई किया हुआ है। अच्छा, हो जाती है सही से मिरर के सामने? जी मैम, हो जाती है। अच्छा, कुछ मेरे जैसे भी होंगे जिनकी मिरर के सामने खड़े होके हंसी निकल जाती होगी, बिकॉज मुझसे तो नहीं होती है और मैंने कभी कुछ ऐसे ट्राई नहीं किया। वैसे मुझे पता है कि जब मैं मिरर के सामने खड़ी होकर इस तरह से प्रैक्टिस करूँगी तो वो थोड़ा अनोइंग होगा मेरे लिए और थोड़ा फनी होगा। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू योर ऑन पर्सनैलिटी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर ऑन कैरेक्टर हो सकता है कि आप किस तरह के मेथड के थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हर मेथड हर कोई हर तरह के मेथड से प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने नोट्स में भी कुछ ऐड किए हुए हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप टेप रिकॉर्डिंग के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। टेप रिकॉर्डिंग मीन्स कि आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लो और फिर उसको दोबारा से रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनो। फिर आप उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लोगे जो भी उसमें आपने की होंगी। आपने अगर कोई वर्ड गलत से प्रोनाउंस कर लिया है या फिर आपने कोई सेंटेंस सही से नहीं बोला है या कुछ भी ऐसी मिस्टेक है, तो आप उस टेप रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा, आप एनालाइज कर लोगे कि ये मिस्टेक्स हैं और मैं इसको दूर कर दूँ। तो ये एक मेथड है प्रिपरेशन का और रिहर्सल का। देन वीडियो टेप रिकॉर्डिंग है, आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। वीडियो को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसमें आपका सारा मतलब जिस तरह से आपकी ऑडियंस आपको देख रही होगी ना, वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी रिकॉर्ड हो रही होती है, उसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, उसमें आपके हैंड मूवमेंट्स भी रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, आप किस तरह से वॉक कर रहे हो वो चीज़ भी रिकॉर्ड हो रही होती है। तो आई थिंक वीडियो टेप रिकॉर्डिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिहर्सल। उसमें आप हर तरह से खुद को इवेलुएट कर सकते हो। आप सिर्फ अपनी प्रोनाउंसिएशन या आपके लैंग्वेज जो है उसकी ही रिहर्सल नहीं करते हो, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो या जो भी मटेरियल आप बोल रहे हो ऑरली, सिर्फ उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती है इसके थ्रू, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग के थ्रू, बल्कि आप नॉन वर्बली किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो उस चीज़ को, वो चीज़ भी आप रिकॉर्ड कर लेते हो वीडियो टेप रिकॉर्डिंग में। और फिर उस चीज़ को दोबारा से देखकर आप उसको इवेलुएट करते हो, जो मिस्टेक्स हैं कहाँ पे, किस तरह से आपने हैंड मूवमेंट्स देने हैं, किस तरह से आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को फॉर्म करना है किस सिचुएशन में। ये सारी चीज़ को आप एनालाइज कर सकते हो और इसको इम्प्रूव कर सकते हो थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिहर्सिंग द प्रेजेंटेशन। और इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, लाइक आप अपने फ्रेंड्स के सामने
जो है प्रेजेंट कर सकते हो टॉपिक को, बिकॉज जब आप क्लास में दे रहे हो तो आपको पता होता है कि आप किस जगह पे प्रेजेंटेशन देनी है आपने, तो आप उस जगह के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। जब आफ्टर क्लास और आफ्टर योर लेक्चर्स, अगर जब जब क्लास में कोई नहीं होगा, आप और आपकी फ्रेंड्स क्लासरूम में प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। उसमें उस वक्त में आपके पास व्हाइट बोर्ड भी होगा जहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स लिखने वाले होंगे प्रेजेंटेशन में, डाइस कहाँ पर है, आपने कहाँ पर किस तरह से मूवमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें, ये तरीका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन ये सिर्फ क्लासरूम प्रेजेंटेशन वालों के लिए है कि जो लोग क्लासरूम में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं वो लोग इस तरह से प्रॉपरली रिहर्स कर सकते हैं कि क्लासरूम में और फ्रेंड्स के सामने। हो सकता है फ्रेंड्स के सामने ना करें, हेजिटेट फील करते हो, अगर कोई करता है तो फिर वो फ्रेंड्स के सामने नहीं दे सकता, तो ठीक है आप अकेले में कर लें प्रैक्टिस क्लासरूम में। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के सामने करते हो तो उसका एक बेनिफिट आपके पास होता है, ये बेनिफिट कि आपके फ्रेंड्स को उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है ऑलरेडी, बिकॉज जब आप क्लासरूम में किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी क्लास वालों को भी उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, इंफॉर्मेशन होगी। तो आपकी फेलो जो आपको सुन रहे हैं, वो आपकी फ्रेंड आपको बता सकती है कि ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल नहीं है इस टॉपिक के लिए, या फिर ये ऑडियंस के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इस चीज़ को आप कट कर दो, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता सकते हैं आपको कि इन चीज़ों को आप ऐड कर लो। तो इस तरह से अगर आप क्लासरूम में जहाँ पे या फिर उस जगह पर जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है, अगर वो आपको पता है वो जगह, तो आप वहाँ पर भी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो, रिहर्सल कर सकते हो, और किसी ऐसे बंदे के सामने आप दें जो कि आपको जज कर सके और आपको बता सके कि ये मटेरियल ज़्यादा सूटेबल है, इसको आप ऐड करो, और अगर कोई पॉइंट स्किप करना है, कुछ सही नहीं है, तो वो आपको सजेस्ट कर सके। इसके अलावा आप अपने घर वालों के सामने, अपने सिबलिंग्स के सामने भी दे सकते हो, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज घर वाले तो हंसने लग जाते हैं आपके सामने, आप किस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। अब मोस्टली आपके सिबलिंग्स जो होते हैं तो कुछ कर भी लेते हैं, तो आप अपने सिबलिंग्स के सामने, अपने अपने पेरेंट्स के सामने इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लेकिन ये है कि अगर उनके पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, और ऑब्वियसली नहीं होता है, आप जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, कोई कॉमन टॉपिक है, फिर तो आप उनके सामने दो, वो आपको आइडियाज़ भी और ऐड आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ आप ऐड कर लो। लेकिन आपके सिलेबस से रिलेटेड, एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है आपकी किसी बुक का, तो उससे रिलेटेड वो आपको बता नहीं सकते कि ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल है और ये चीज़ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप जस्ट उनको एक परफॉर्मेंस ही दिखा रहे होते हो, वो आपके मटेरियल जो आपने ऐड किया है उसके बारे में जज नहीं कर सकते और कुछ अपनी राय नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेथड्स हैं प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन के। इसके अलावा आप खुद से डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक मिरर के सामने, जैसे अभी इक्सा ने बताया, मिरर के सामने आप कर सकते हो, या फिर आप खुद से वैसे ही बोलकर विदाउट एनी मिरर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो बोलकर। और इसके थ्रू क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी, इस रिहर्सल के थ्रू, प्रिपरेशन के थ्रू। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप एक ही टॉपिक पर प्रेजेंटेशन काफ़ी दफ़ा दे चुके होते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी आपको रिहर्सल की ज़रूरत होती है, आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप एक ही टॉपिक पर काफ़ी दफ़ा दे चुके हो प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए मीन्स कि उसमें आपको नॉलेज तो है उस टॉपिक का, बिकॉज आपने काफ़ी दफ़ा दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ऑडियंस सेम होगी, ऑडियंस डिफरेंट हो सकती है हर टाइम, और ऐसा होगा कि ऑडियंस डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही टॉपिक पर आपने 3 दफ़ा प्रेजेंटेशन दे दी और वो एक ही ऑडियंस के सामने दी है, एक वही ऑडियंस के सामने आप बार बार उसी टॉपिक पर दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक ही टॉपिक को आप बार बार प्रेजेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी ऑडियंस चेंज होगी। ठीक है, जैसे कि अगर टीचर की बात करें, टीचर अगर एक ही टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे रहा है डिफरेंट क्लासेस में, तो वो ऑडियंस चेंज है, और ऑडियंस जो है उनका उनका मेंटल लेवल भी चेंज हो सकता है, उनके पास उस टॉपिक से रिलेटेड जो नॉलेज है, हो सकता है किसी ऑडियंस के पास ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो। तो उस प्रेजेंटर को उस हिसाब से अपने गोल्स को कंप्लीट करना पड़ता है, अपने गोल्स को फॉर्म करना पड़ता है कि किस तरह की ऑडियंस है। अगर उनकी ऑडियंस के पास उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डीप में जाएगा। अगर उसकी ऑडियंस के पास उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है तो वो इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएगा, वो सरफेस पे रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, उस हिसाब से।
और अगर आप ज़्यादा टाइम दे भी चुके हो एक टॉपिक पर ज़्यादा टाइम प्रेजेंटेशन दे भी चुके हो, तो फिर भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, कि आपने ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करना होता है और आप किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। तो इसकी प्रिपरेशन ज़रूरी है। दैट इज़ द थर्ड एलिमेंट। Then next one is give of yourself. Give of yourself means give your best by using examples और पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं आपके, उससे रिलेटेड आप स्टोरीज को डिफाइन कर सकते हो, एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हो आप अपनी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, मीन्स कि आपने खुद को शेयर करना होता है। अगर आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इस चीज़ को ऐड कर दोगे, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आप अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स या स्टोरीज को जब ऐड करते हो, तो वो चीज़ ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करती है। आप ऑडियंस को ज़्यादा मतवज्जा कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। ये तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स, कुछ भी एक्सपीरियंस है, स्टोरीज हैं, उनको ऐड करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा क्लियर करने के लिए और अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। लेकिन आपने ये याद रखना है कि आप जो भी इवेंट या स्टोरीज ऐड कर रहे हो वो रिलेटेबल होने चाहिए उस टॉपिक से, जो भी आप शेयर कर रहे हो या फिर जिस भी चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हो वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ऐड कर दें और वो आपके टॉपिक से इररेलेवेंट हो, तो ये चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन को अनइफेक्टिव बना देगी। तो फॉर इफेक्टिवनेस आपने इस टॉपिक से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आप उनको शेयर कीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड रहें ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन और बिफोर प्रेजेंटेशन। पैनिक मत करें, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होगा आप कॉन्फिडेंस आपका लूज हो सकता है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में फिर आप प्रॉपरली प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो। तो स्टे रिलैक्स, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। रिलैक्स रहने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रिपरेशन की ज़रूरत है। प्रिपरेशन है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है। जब आप फुली प्रिपेयर्ड होते हो, किसी टॉपिक को आप प्रेजेंट करने वाले हो, उससे रिलेटेड आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, वेल रिहर्स कर लिया आपने उस टॉपिक को, देन आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस जब होगा तो आप रिलैक्स रहोगे। ऑल्सो फोकस ऑन योर मैसेज एंड नॉट द ऑडियंस। आप अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, अगर आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन और बिफोर प्रेजेंटेशन आप रिलैक्स नहीं फील कर रहे हो, तो आप ऑडियंस पे फोकस ना करो। ठीक है, आप इसीलिए रिलैक्स नहीं होते हो क्योंकि आप ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस दे देते हो, बजाय इसके कि आप क्या प्रेजेंट करने वाले हो। आपने क्या प्रेजेंट करना है, आप उस चीज़ पर फोकस रखें, उसको क्लियर रखें, हर पॉइंट को क्लियर रखें और ऑडियंस को लेके ज़्यादा सोचें मत। बिकॉज जिनमें लो कॉन्फिडेंस होता है वो इसी वजह से होता है कि इतनी सारी ऑडियंस उनके सामने बैठी होती है और उनको यही होता है कि हम किस तरह से बोलेंगे इतने लोगों के सामने। तो ऑडियंस पे फोकस मत करें, मैसेज पे फोकस करें। मैसेज जो भी मैसेज मीन्स जो टॉपिक आप प्रेजेंट करने वाले हो उसमें जितने भी पॉइंट्स आपने ऐड किए उन सबको क्लियर रखें। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, ताकि अगर ऑडियंस मेंबर्स में से कोई भी कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसको क्लियरली डिफाइन कर पाओ। यूज जेस्चर्स इंक्लूडिंग वॉकिंग पैटर्न्स। आप डिफरेंट नॉन वर्बल फीचर्स को ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में फॉर रिलैक्सेशन। इससे क्या होगा कि आप रिलैक्स्ड रहोगे, कि आप जेस्चर्स को यूज़ करें, वॉक करें क्लासरूम में, फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करें। तो इस तरह से आप जो है रिलैक्स रहोगे। प्रैक्टिस द ओपनिंग ऑफ योर स्पीच एंड प्लान एग्जैक्टली हाउ यू विल से। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है, वो ऐसा पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन का जो कि आपकी ऑडियंस की टेंशन को भी आप ग्रैब कर रहे होते हो उस पॉइंट पर जब आप स्टार्ट करते हो प्रेजेंटेशन को, और वो आपकी प्रेजेंटेशन को ओवरऑल इफेक्टिव भी बनाता है। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन का, ओपनिंग होती है जो आपकी प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन की जो ओपनिंग है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसको अच्छे से प्लान करें और एग्जैक्टली जो वर्ड आपने बोलने हैं उसको आप मेमोराइज कर लें। कि आप उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें कि स्टार्टिंग में मैंने ये वर्ड्स बोलने हैं और इसमें मैंने कोई गलती नहीं करनी है। तो जब आप स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी ऑडियंस की टेंशन आप ग्रैब कर लोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप रिलैक्स्ड रहोगे। द ऑडियंस विल जज यू इन द फर्स्ट 30 seconds दे सी यू।
और रिसर्चेस बताती हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट 30 सेकंड्स और फर्स्ट फ्यू मिनट्स, वी कैन से 2 to 3 मिनट्स, वो आपकी ऑडियंस को ये बता देते हैं कि जो प्रेजेंटर है वो कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितनी ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ आया है, कितना अच्छे से प्रेजेंट करेगा अपने टॉपिक को। ये फ्यू मिनट्स और फर्स्ट फ्यू सेकंड्स जो है उस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में आपने बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, रिलैक्स्ड रहना है, हाइपर नहीं होना है। तो ये चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाएगी जब आप रिलैक्स्ड रहोगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज यूज नेचुरल ह्यूमर। ह्यूमर को ऐड करें अपनी प्रेजेंटेशन में, बट दैट ह्यूमर शुड बी नेचुरल। ठीक है, आप जो ह्यूमर ह्यूमर क्या होता है, ह्यूमर मीन्स फन क्रिएट करना, मजाक लेके आना अपनी स्पीच में, ऑडियंस को अटेंटिव करने। मैम आपकी वॉइस मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। Am I audible to all of you? यस मैम। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? नेचर ह्यूमर। ओके, नेचुरल ह्यूमर। कि आपने अगर ह्यूमर क्रिएट करना है क्लासरूम में, फन क्रिएट मैम करना है, स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो मैं करती हूँ। तो जो भी, अगर आपने क्लास को अटेंटिव रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए ऑडियंस को, अगर आपने ह्यूमर क्रिएट करना है तो वो नेचुरल होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि आपने खुद से रिलेटेड कुछ भी अपने से रिलेटेड उसमें कुछ भी फनी पॉइंट ऐड कर देना है, ह्यूमर ऐड करना है, ना कि आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते हो आपकी ऑडियंस हो सकता है उस चीज़ का बुरा माने या अच्छा ना रहे आपकी प्रेजेंटेशन में इस चीज़ को ऐड करना कि आप अपनी ऑडियंस से रिलेटेड कुछ ह्यूमर क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन को अनइफेक्टिव बना देगी। तो आप खुद से रिलेटेड कुछ फनी बात बता दें ऑडियंस को, या फिर उनकी टेंशन को ग्रैब करने के लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक, जिस भी तरह से आपको सूटेबल लग रहा है, आप नेचुरल ह्यूमर को ऐड कर दें वहाँ पर। दैट विल मेक योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्लान योर बॉडी एंड हैंड पोजिशंस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ योर स्पीच। लुक वेयर यू कैन यूज अ जेस्चर। और ये चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू ज़्यादा अच्छी हो सकती है, या फिर आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो बंदा आपको बता सकता है कि यहाँ पे आपने इस तरह से हेड मूवमेंट देना है, इस तरह से आपका बॉडी पोस्चर होना चाहिए, इस तरह से आपकी पोजीशन होनी चाहिए, इस तरह से आप वॉक करो। तो अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो प्रॉपरली अपनी प्रेजेंटेशन में। Establish 3 positions where you will stand and practice not only how to move to when, but where in your speech do you move. आप 3 positions को फिक्स कर लें बिफोर प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस के दौरान,
आप 3 पोजीशंस को इंक्लूड कर लें अपनी प्रेजेंटेशन में, एक सेंटर में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। इस तरह से क्या होगा, आप सारी ऑडियंस के साथ जो है एक अटैचमेंट वाला जो है एलिमेंट भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आप जिस स्टेज पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वहाँ के हर साइड पर आप वॉक करो और ऐड करो अपनी बॉडी मूवमेंट को वहाँ पर, और थ्रू प्रैक्टिस आप इस चीज़ को अकम्प्लिश कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर किस तरह से मूवमेंट है, आपकी बॉडी मूवमेंट या वॉकिंग किस तरह से ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अगर आपको उस जगह का पता है जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो तो आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देन इस्टेब्लिश हो गया ये। जब पिक 3 पोजीशंस वही जो अभी मैंने बताया, एक सेंटर में पोजीशन चूज कर लो, एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर। डू नॉट हाइड बिहाइंड द लेक्टर्न। लेक्टर्न मीन्स डाइस। आप डाइस के पीछे मत छुप जाओ, आप मूव करो क्लासरूम में। दैट विल मेक यू अटेंटिव। ठीक है, आपकी ऑडियंस भी आपको जज करेगी कि आप अटेंटिवली परफॉर्मेंस दे रहे हो, और आप खुद भी एक्टिव फील करोगे। अगर आप डाइस के पीछे छुप के खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो थोड़ा अनअट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, इतना आपकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा अटेंटिव भी नहीं हो पाती है। तो आप मूवमेंट रखें क्लास में, हैंड मूवमेंट्स भी और बॉडी मूवमेंट्स भी। दैट विल मेक योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। और इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और बहुत ज़रूरी है आई कॉन्टैक्ट आपका आपकी ऑडियंस के साथ होना। समटाइम ऐसा होता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है और आप हर ऑडियंस मेंबर के साथ आई कांटेक्ट नहीं रख पाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने हर तरफ नज़र दौड़ानी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एवरी सिंगल इंडिविजुअल पे आपके साथ आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जब ज़्यादा ऑडियंस होगी। तो आप ऐसी सिचुएशन में आप लेफ्ट साइड वाले ऑडियंस को भी देखो, राइट साइड वाले ऑडियंस को भी देखो, फ्रंट वालों को भी देखो, बैक वालों को भी देखो, आप हर ऑडियंस मेंबर्स की तरफ देखो। मीन्स कि आप उन साइड्स पर देखो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर मेंबर के साथ आई कांटेक्ट रखोगे, लेकिन आपने देखना हर तरफ है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाएंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पे अटेंशन टू ऑल द डिटेल्स। जितने भी पॉइंट्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन में, अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल की बात कर रही हूँ पहले, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा उन पर फोकस करें, अपने गोल्स को, पर्पसेस को देखें, अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस वो चीज़ अकम्प्लिश हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो उसको सेट कर लें, और अपनी लोकेशन के हिसाब से आप अपने जिस तरह से आपका बॉडी मूवमेंट होगा, आप किस तरह से वॉक कर रहे होगे, कौन से एविएट्स को आपने यूज़ करना है। बिकॉज क्लासरूम में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो आप जस्ट वहाँ पे जाके आपने कोई रीडिंग नहीं कर देनी होती किसी टॉपिक से रिलेटेड, आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। आपका बेसिक पर्पस ऑडियंस को वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है, और आपकी ऑडियंस उस चीज़ को समझ भी जाए। तो आपने डिफरेंट एविएट्स को आप यूज़ कर सकते हो, ऑडियो विजुअल एड्स को आप यूज़ कर सकते हो। लाइक ऑडियो एड्स तो होते नहीं है हमारे क्लासरूम में, जिसके थ्रू आप ऑडियो को भी जो है यूज़ कर सकते हो क्लासरूम में। बट विजुअल एड्स को आप यूज़ कर सकते हो, लाइक वाइट बोर्ड है, चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कार्ड्स बनाकर आप लगा सकते हो बोर्ड पर, या फिर बहुत सारे वेज होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और जिसके थ्रू फॉर एग्जांपल चार्ट है, आपकी ऑडियंस उस चीज़ को विजुअलाइज करेगी, या फिर बोर्ड पर कुछ भी आप लिख रहे हो, आपकी ऑडियंस उस चीज़ को विजुअलाइज करेगी, और वो ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है आपकी प्रेजेंटेशन को, बजाय इसके कि आप खड़े होकर कुछ भी स्पीच दे रहे हो, बोल रहे हो, और ऐसा लग रहा होगा कि आप रीडिंग कर रहे हो किसी टॉपिक से रिलेटेड। तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। और अगर आप विजुअल एड्स को यूज़ करते हो, उस टॉपिक को समझा रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो वो इफेक्टिव बनाती है आपकी प्रेजेंटेशन को, और आपकी ऑडियंस की अटेंशन को भी ग्रैब करती है। जैसे कि अभी मैंने चार्ट्स की बात की, हो सकता है आपकी टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप डायग्राम्स के थ्रू डिफाइन करो, तो आप उन डायग्राम्स को चार्ट्स पर बना के वहाँ पेस्ट कर दें वॉल पर, तो वो आपकी ऑडियंस उस चीज़ को विजुअलाइज करेगी, और उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। और इसके अलावा व्हाइट बोर्ड का यूज़ करें, ब्लैक बोर्ड है तो उसका यूज़ करें, जो भी चीज़ अवेलेबल है क्लासरूम में, जो भी एड्स अवेलेबल हैं उनको आप यूज़ करें अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ हैंड आउट्स भी अपने पास रखें। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि आप मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, और ऐसी सिचुएशन में
जो है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू है या कुछ भी आपकी डिवाइस ख़राब हो गई है, चल नहीं रही है, तो वो आप उस तरह से फिर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो जिस तरह से आपने प्रिपेयर की होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक दूसरा ऑप्शन अपने पास रखें, आप हैंड आउट्स अपने पास रखें, बिकॉज जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की होती है मल्टीमीडिया पर, उस चीज़ के हैंड आउट्स आप अपने पास रखें, कुछ कॉपीज, ताकि वो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है ड्यूरिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तो आप वो अपनी ऑडियंस को दे सकें, तो कोई भी बैरियर क्रिएट ना हो, आपकी प्रेजेंटेशन अनइफेक्टिव ना हो। तो इस चीज़ को भी आपने कवर करना है। Arrive early so you can check out where you will be speaking and make any last minute adjustment। अगर उस जगह को सिर्फ फेमिलियर नहीं हो आप जहाँ पे प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तो आप कुछ टाइम पहले पहुँचे। जैसे कि इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हो तो आप उस जगह पे बहुत पहले पहुंच जाएं, कुछ टाइम पहले पहुंचे, ताकि आप उस जगह को चेकआउट कर सकें, और अगर कुछ भी उस जगह के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है आपको, तो आप लास्ट मिनट्स में कर सको। क्लासरूम प्रेजेंटेशन में तो ऐसा होता है कि आप डेली क्लास में जाते हो, आपको पता होता है ये जगह इस तरह से है, यहाँ पे आपने इस तरह से मूवमेंट करना है। तो कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन भी होती हैं जहाँ पे आपको पहले से नहीं पता होता है, तो आपको उस जगह को देख के कुछ सेटिंग्स करनी होती है या फिर प्रिपरेशन करनी होती है। तो आप जल्दी पहुंच जाएं उस जगह पर जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, चेकआउट करें, और जो भी कुछ चेंजिंग्स करनी है आपको अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, उसमें कुछ भी ऐड करना है तो आप उसको कर दीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, और कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड होगा, जब आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको प्रॉपर प्रिपेयर होगा आपका टॉपिक, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज जो आप शेयर करने वाले हो। तो अगर वो आपको क्लियर है, आपने उसको अच्छे से समझ लिया है, देन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपके अंदर। तो कॉन्फिडेंस रखें। देन क्लियर स्पीकिंग वॉइस, अपनी वॉइस को क्लियर रखें। रूम में या जहाँ पे भी आप, ओपन एरिया में भी हो सकता है आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जहाँ पर भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप अपनी वॉइस को क्लियर रखें। आप और आप इस चीज़ को इस चीज़ का ध्यान भी रखें कि जो लास्ट वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल क्लास में बैक बेंचर्स हैं, उन तक आपकी जो वॉइस है उन तक पहुँच रही है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा बैरियर ना आ रहा हो जो कि आपकी वॉइस को उन तक पहुंचने ना दे रहा हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने आइडेंटिफाई करके कर लेना है, अगर कुछ भी बैरियर है तो उनको रिमूव कर देना है, और आपने अपनी वॉइस को क्लियर रखना है। इसके अलावा वॉइस से रिलेटेड एक और पॉइंट भी है कि सॉफ्ट वॉइस जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। और मतलब सॉफ्ट वॉइस उस तरह से नहीं कि आपने पोलाइटनेस लेके आनी है अपनी वॉइस में, दैट इज सॉफ्टनेस। और एक सॉफ्टनेस होती है कि आप बहुत स्लो बोल रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा तेज या बहुत ज़्यादा आहिस्ता नहीं बोलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज बोलोगे तो आप, हो सकता है आपकी ऑडियंस को समझ ना आए वो चीज़, और अगर बहुत ज़्यादा स्लो बोलोगे तो भी ऑडियंस जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो कैन डिस्ट्रॉय योर प्रेजेंटेशन। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है या बहुत ज़्यादा आहिस्ता नहीं बोलना है, न्यूट्रल रहना है अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से। और ये ऑडियंस पे भी डिपेंड कर रहा होगा कि किस तरह, कितनी ऑडियंस है आपकी, स्ट्रेंथ क्या है उनकी, उस हिसाब से आप अपनी वॉइस को रखें। ना बहुत ज़्यादा ऊंचा और ना बहुत ज़्यादा आहिस्ता रखें, और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ बोलें, ठीक है। तो नॉर्मल आयु रहें, न्यूट्रल रखें अपनी वॉइस को, अपनी वॉइस पिच को, अपनी टोन को। देन द लास्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन मटेरियल। आप जो भी मटेरियल ऐड कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करें। अगर वो टॉपिक एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ है, तो उसको उसी तरह से आप प्रेजेंट करें। क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ उसमें ऐड की गई हो, तो आपने उसी तरह से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। और ये ज़्यादा इजी रहेगा ऑडियंस के लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आपकी ऑडियंस ज़्यादा जो है अटेंटिव होकर फिर उस चीज़ को सुनोगी जब आप प्रॉपरली उसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप उस चीज़ को प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर रहे होगे, एंड दैट पॉइंट विल मेक योर प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव। तो दीज आर द एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। So this is all about today's lecture. If you have any question about this topic, then you can ask.
नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। मैम ये टॉपिक इंक्लूड होगा, यहाँ तक मिड का सिलेबस होगा? अब ये मैं आपको कल तक बता दूँगी कि आपके सिलेबस में कितने टॉपिक मैं इंक्लूड कर रही हूँ, कहाँ तक कर रही हूँ, ये मैं कल तक आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके मैम। बिकॉज़ अभी मैंने देखा नहीं है सारा कितना बन रहा है और कितना हम लोगों ने क्या-क्या कवर कर लिया है। एक दफ़ा मैं देख लूँगी सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स और फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आप लोगों ने किस-किस टॉपिक को प्रिपेयर करना है फ्रॉम मिड एग्ज़ाम्स। ओके मैम।